गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स की पूंजी निर्णय जो विधियां उनके बारे में अध्ययन किया था कि किसी भी परियोजना को, प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने से पहले उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है और मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके आधार पर हम जो परियोजना से जो हमें लाभ या कैश इनफ्लोस, रोकड़ अंतव्यय प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसके आधार पर हम वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं, डिस्काउंटिंग वैल्यूज परियोजना की पूंजी लागत कहलाती है। तो पूंजी की लागत का अध्ययन किया था। तो पूंजी की लागत हम किस प्रकार निकालते हैं, आज हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी संस्था के जो वित्तीय प्रबंधक का जो प्रमुख कार्य है, विभिन्न स्रोत जैसे जिसमें कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग से पूंजी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और इसको पूंजी की जो परियोजनाएं, लाभदायक परियोजना, उसमें विनियोजन किया जाता है। तो संस्था जिन स्रोतों से पूंजी प्राप्त करती है, ये सोर्सेज ऑफ जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, उन्हें कुछ ना कुछ प्रतिफल रिटर्न देना पड़ता है, जो उस पूंजी की लागत कहलाती है, ठीक है। और विभिन्न परियोजनाओं के विनियोग प्रस्तावों पर निर्णय देने समानता पूंजी वह निर्णय, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। तो पूंजी की लागत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। केवल उन्हीं विनियोग प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है जिनसे हमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो पूंजी की लागत से अधिक प्राप्त हो रही है या उसके बराबर प्राप्त हो रही है। यदि किसी परियोजना से, प्रोजेक्ट से हमें जो तय दर है वो पूंजी की लागत से कम है, तो हम उस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करते। तो पूंजी की लागत क्या होती है और उसका निर्धारण किस प्रकार होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पूंजी की जो लागत होती है, अगर इसके कई अर्थों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से देखें, विनियोगता जो विनियोग कर रहे हैं, तो उस त्याग का पुरस्कार है जिसका वह वर्तमान उपभोग को स्थगित करके भविष्य में विनियोग के बदले प्राप्त करने की कामना करता है। मतलब जो पैसा उधार दे रहा है या जो पूंजी लगा रहा है व्यवसाय में, शेयर्स और डिबेंचर्स शेयर्स खरीद रहा है या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसको अपनी लिक्विडिटी है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। और जो पूंजी है वो वर्तमान में उसको उपभोग को स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि जो वो इन्वेस्ट लगा रहा है, तो जब उसको इन्वेस्टमेंट का पैसा प्राप्त होगा तब उसका उपयोग कर पाएगा। तो उसके बदले जो भविष्य में जो विनियोग के बदले जो वो कामना करता है कि उसको इतना रिटर्न प्राप्त होगा, वो क्या कहलाती है, पूंजी की लागत, ठीक है। और दूसरी ओर पूंजी के जो उपयोग करता है, जो पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, जो पूंजी जिनके व्यवसाय में पूंजी लगाई जा रही है, उनके दृष्टिकोण से पूंजी का उपयोग के बदले विनियोगकर्ता को दिया गया मूल्य पूंजी की लागत कहलाती है। मतलब जो उनकी पूंजी प्रयोग में ला रहे हैं वो शेयर होल्डर्स की या डिबेंचर होल्डर्स की, तो वो क्या कहलाती है, उसके बदले जो वो देते हैं वो क्या कहलाएगी, लागत। उसके बदले जो भुगतान करते हैं लागत कहलाती है। तो ये M.J. गॉर्डन के अनुसार पूंजी की लागत का आशय उस प्रत्याय दर से जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। अगर कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स लगा रही है, शेयर्स के थ्रू पैसा जो है वो प्रोजेक्ट में लगा रही है, शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर रही है, तो पूंजी की लागत क्या कहलाएगी कि कम से कम कंपनी जो है वो इतनी रिटर्न प्राप्त करे उस विनियोग पर, उस प्रोजेक्ट से, कि उसका जो मूल्य है कंपनी का शेयर्स वो यथावत रहे, ठीक है। तो और अगर हम सोलोमन इजरा के अनुसार पूंजी की लागत अर्जनों की न्यूनतम वांछित दर अथवा पूंजी व्ययों की विच्छेद दर है। मतलब जो हम परियोजना के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं उनसे हमें कितनी रिटर्न प्राप्त होगी, तो जो न्यूनतम दर मैनेजमेंट निर्धारित करता है कि उतनी न्यूनतम दर, वांछित दर जो निर्धारित करता है, वो हर्डल रेट की परियोजना से कम इतनी रिटर्न तो प्राप्त होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस प्रकार पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक संस्था को अपने विनियोग पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए ताकि प्राप्त की गई कोषों की लागतों का भुगतान किया जा सके। मतलब जिन सोर्सेज से वो कोष और फंड्स प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त किए गए हैं, उनकी जो लागत है उनका भुगतान किया जा सके, ठीक है। तो पूंजी की जो लागत है उसके तीन, पूंजी की लागत वास्तव में कोई लागत नहीं होती, वरन क्या होती है, एक प्रत्याय दर होती है, रेट ऑफ रिटर्न, जो कि संस्था को अपने प्रोजेक्ट से अर्जित करनी चाहिए। इसको हम हर्डल रेट भी कहते हैं। वास्तविक लागत के आधार पर ज्ञात की जाती है ये। एक तो जो न्यूनतम जो संस्था को अपने समतांशों को मूल्य यथावत रखने के लिए विनियोगों पर अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। तो इसके अंतर्गत शून्य जोखिम पर प्रत्याय दर, व्यवसायिक जोखिम के लिए जो प्रवासी जो प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए, और वित्तीय जोखिम के लिए, इन सबको ध्यान में रखते कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्ञात
की जाती है। मतलब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी होनी चाहिए कि वो कम से कम जो शून्य जोखिम पर रेट ऑफ रिटर्न हो सके, और उसमें जो जोखिम जो है उनका जो जोखिम का भी रिटर्न प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए, कि वो जोखिम जो है संस्था बेयर कर रही है तो उसके बदले भी उसको कुछ प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए। तो उतनी रिटर्न जो है उसके आधार पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात की जाती है। तो संस्था की जो पूंजी की जो लागत है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो ये पूंजी वर्ण निर्णयों में सहायक होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी प्रस्ताव या विनियोग को स्वीकार करते समय उसका वर्तमान मूल्य जो हम ज्ञात करते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो हम निकालते हैं, उसमें जो है पूंजी की लागत के आधार पर ही वो निकाली जाती है। पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक, एक संस्था की पूंजी संरचना अनुकूल तभी होती है जब पूंजी की औसत लागत न्यूनतम तथा समता अंशों का मूल्य अधिकतम हो जाए। ठीक है। वित्तीय स्रोतों के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायक, कोई भी संस्था जब वित्त मतलब जो फंड्स रेज करती है उसमें विभिन्न जो स्रोत है, जैसे मैंने को होता है प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लोन है, रिटेन अर्निंग्स है, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके ही पूंजी की जो तुलनात्मक अध्ययन, लागतों का तुलनात्मक अध्ययन करके, या उनमें से जो जोखिम है या स्वामित्व में क्या परिवर्तन आएगा, नियंत्रण में क्या परिवर्तन आएगा, इन तत्वों को भी ध्यान में रखती है। लेकिन जो पूंजी की जो लागत होती है वो मुख्य फैक्टर होती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किन स्रोतों से पूंजी संस्था रेज करेगी। उच्च प्रबंधक की वित्तीय कुशलता के मूल्यांकन में सहायक, ठीक है। उच्च प्रबंधक कितने वित्तीय रूप से वित्तीय कुशलता करते हैं, फाइनेंशियल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है उनकी, इसका जो अध्ययन है वो भी परियोजना की जो लागू करने के बाद उसकी जो अनुमानित लागत और वास्तविक लागत के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात किया जा सकता है। तो अन्य क्षेत्रों में उपयोग पूंजी की जो लागत है वो अन्य वित्तीय निर्णय लेने में भी सहायक होती है, जैसे कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना, लाभांश नीति आदि के निर्धारण करते समय पूंजी की लागत को ध्यान में रखा जाता है। पूंजी की लागत जो है उसके विभिन्न स्रोत है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे ऋण है, अधिमान अंश, ठीक है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, जिसे हम प्रतिधारी दर्जने बोलते हैं, इन सब आदि से पूंजी एकत्रित कर सकती है। तो संस्था किसी एक स्रोत से पूंजी एकत्रित ना करके कई इन सबके सबसे थोड़ी थोड़ी पूंजी एकत्रित करती है। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऑफ जो कैपिटल होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें सारी पूंजी सारे सोर्सेज से कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तो हम इन विभिन्न साधनों की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, औसत भारित पूंजी की लागत ज्ञात करेंगे। उसको इन सब सोर्सेज को मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर में उनका कितना कितना अंश है, कंट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिबेंचर्स की लागत निकालेंगे। डिबेंचर्स ऋण पूंजी का जो तात्पर्य होते हैं सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण पूंजी से होता है। जो डिबेंचर से जो डेट कैपिटल जो होती है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल, जिसके अंतर्गत ऋण पत्र आ जाते हैं, हमें ब्रांड आ जाते हैं, दीर्घकालीन ऋण सबको हम सम्मिलित करते हैं। तो सामान्यतः जो ऋण पूंजी होती है उस पर ब्याज दिया जाता है, ब्याज की दर इसकी लागत होती है, परंतु सही गणना करने के लिए जो ब्याज है वो हम कंपनी जो ऋण पत्र से अगर हम कर रहे हैं ऋण पूंजी, तो उसमें जो नेट प्रोसीड होती है उसके आधार पर ही हम निकालते हैं। नेट प्रोसीड मतलब कि पूंजी के निर्गमन से प्राप्त जो शुद्ध राशि है, मतलब इसमें से हम कमीशंस हैं, प्रिंटिंग चार्जेस, डिस्काउंट अगर देना पड़ा है वो सब घटाकर, या अगर हमें इस प्रीमियम पे इशू किए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उसको जोड़कर जो है वो नेट प्रोसीड निकालते हैं और उसके आधार पर हम ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करते हैं। तो और अगर ऋण पत्र भी हम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो होते हैं जब ऋण पत्र शोधनीय होते हैं, जल और अशोधनीय। ज़्यादातर ऋण पत्र शोधनीय होते हैं जिनका हम एक निश्चित समय के बाद जिसका भुगतान कर देते हैं, उनकी लागत, और अशोधनीय वे होते हैं जिनका शोधन नहीं किया जाता। तो इन दोनों जो है अलग अलग केसेस में किस प्रकार से हम इसके ऋण पूंजी की लागत की गणना करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब ऋण पत्र अशोधनीय हो, अगर ऋण पत्र अशोधनीय मैंने ऋण पत्र पे जो है वो ब्याज दिया जाता है, तो जो रेट है उस पर इंटरेस्ट है उसको हम नेट प्रोसेस से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि इसमें शोधन वैल्यू कोई नहीं होती, जैसे इसके अंदर मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसमें शोधन नहीं किया जाता। और जो ऋण पत्र की जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, वो जो होती है टैक्सेबल होती है, उसको टैक्स प्रॉफिट ज्ञात करते हुए हम उसमें से घटा देते हैं। तो इसलिए हम आफ्टर टैक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। तो
जब ऋण पर शोध नहीं हो तो जैसे फॉर्मूला है CD, C मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, D मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, R मतलब जो इंटरेस्ट है और NP मतलब नेट प्रोसीड इंटू 100। ये कार्य पूर्व लागत है, ठीक है। और ऋण पूंजी पर आयकर अधिनियम के अनुसार क्योंकि स्वीकार्य व्यय होने के कारण कर योग्य आय में से गणना करते समय से घटाया जाता है, तो जब हम ऋण पूंजी की जो कर पश्चात लागत है वो निकालेंगे तो RNP इंटू 100 1 माइनस T मीन्स टैक्स रेट। अगर कंपनी का हम टैक्स निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कंपनी की जो उस कंपनी की जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, हम उसमें से घटा देते हैं, ठीक है, 1 माइनस T। तो उदाहरण से मैं इसको स्पष्ट कर सकती हूँ। एक्स लिमिटेड 20 लाख रुपए के 1,000 रुपये के 10% ऋण पर समूल्य पर निगमित करना चाहती है। कंपनी द्वारा निगम व्यय चुकाए जाएंगे। अभिगोपन व्यय 1% है, दलाली 0.5% है, छपाई एवं अन्य व्यय 2,000 रुपये है। कंपनी के लिए ऋण पत्रों की कर पश्चात लागत ज्ञात कीजिए यदि निगम कर की दर 50% हो। तो कंपनी जो है 20 लैक्स जो है वो डिबेंचर्स 20 लाख रुपीज़ के डिबेंचर रेज करना दी 10%, और कंपनी की जो वैल्यू कितनी है 1,000। तो जल्दी हम जब कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकाल रहे हैं डिबेंचर्स की, तो हम एक डिबेंचर के हिसाब से भी कर सकते हैं कुल से, तो हम पर डिबेंचर के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है एक डिबेंचर कितने का है 1,000 रुपये का, ठीक है, और उसमें 10% है, इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 1,000 का 10% 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो R कितना हो गया, और 1,000 का 10% 100 रुपये हो गया, ठीक है। और 1,000 वैल्यू है, उसमें से हम सारे खर्चे हटा देंगे नेट प्रोसीड निकालने के लिए। तो इसमें जो कंपनी है 100 पार पे इशू कर रही है, सब मूल्य पे ही कर रही है, मतलब इसमें कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है। तो पार वैल्यू कितनी है 1,000, इसमें से खर्चे घटाए हमने। अंडरराइटिंग कमीशन 1% है, तो 1% 1,000 का कितना हो गया 10 रुपये हो गया। ब्रोकरेज 0.5% है, तो कितना हो गया 5 रुपये 1,000 का। और प्रिंटिंग एंड चार्जेस टोटल गिवन है, टोटल कितने 20,000। तो ये एक डिबेंचर का हम निकाल लेंगे कि कितना प्रिंटिंग एंड चार्जेस है। तो एक डिबेंचर्स के लिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले निकालने पड़ेंगे कि कंपनी कितने इशू कर रही है। तो 20 लाख रुपए की अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और 1,000 उसका प्राइस है, तो 20 लाख को अगर हम 1,000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो 20,000 को अगर 2,000 से डिवाइड करेंगे तो पर जो डिबेंचर कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 10 रुपये, ठीक है। तो 25 रुपये टोटल खर्चा हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन 10 रुपये, ब्रोकरेज 5 रुपये और प्रिंटिंग एंड चार्जेस 10 रुपये, टोटल आ गया 25। तो टोटल हो गया 975। तो 100 को अगर हम 975 से डिवाइड करेंगे, नेट प्रोसीड 975 इंटू 100, और इसका टैक्स रेट कितनी है 50%, 1 माइनस T 1.1 माइनस 0.5। तो टोटल टैक्स डिबेंचर कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 5.128%, ठीक है, 5.128% डिबेंचर की कॉस्ट आई है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा और कर सकते हैं, स्पष्ट कर देती हूँ मैं आपको। अभिषेक एंड कंपनी 100 रुपये वाले, तो कॉस्ट ऑफ जो 100 रुपये वाले जो डिबेंचर्स है, पार जो डिबेंचर की वैल्यू है वो कितनी है 100 रुपीज़। 1,000 10%, जो ब्रैकेट में 10% लिखा होता है इसका मतलब इंटरेस्ट रेट है। ऋण पत्र निगमित करना चाहती है, निगमन व्यय इस प्रकार है, अभिगोपन 2%, दलाली 0.5% और अन्य व्यय 10,000 रुपये, ठीक है। तो कंपनी के लिए ऋण पूंजी की लागत कर पूर्व एवं कर पश्चात ज्ञात करनी है, हमें दोनों निकालनी है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। यदि कंपनी का निर्गमन 3 केसेस में समूल्य पर होता है, 10% डिस्काउंट पे होता है और 10% प्रीमियम पे होता है, और टैक्स रेट कितनी है 50%। तो सबसे पहले हम 3 केसेस से पहले ले लेंगे डिबेंचर इशू डेट पार। तो इशू डेट पार में हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखने की नेट प्रोसीड कितनी है, तो नेट प्रोसीड निकालेंगे। तो नेट प्रोसीड 100, इसका जो सम वैल्यू जो है फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स का मूल्य है वो कितना है 100, उसमें से हम इशू एक्सपेंसेस घटा देंगे, अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज। तो इशू एक्सपेंसेस 2% है, ठीक है ना, और 100 रुपये का है तो 2 रुपये हो गए, और ये दलाली जो है 0.5% है, ठीक है, तो 50 पैसे हो गए। और प्रिंटिंग एंड चार्जेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,000 डिबेंचर, इस क्वेश्चन में मतलब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही गिवन है 1,000 है, और खर्चा कितना है टोटल प्रिंटिंग एंड चार्जेस कितने 10,000। तो 10,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो टोटल जो हमारे खर्चे हैं 12.50। तो इस 12.50 उसको फेस वैल्यू में से 100 में से घटाया तो 87.50 है ना, 87.50
5.50 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालेंगे बिफोर टैक्स, तो टैक्स कितना है, आर हमारा आई जो है, आर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 10, और नेट प्रोसीड कितनी होगी 87.50, और इंटू 100 कितना आएगा 11.429%। बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स निकालने की जो हमने सी डी निकाली उसको 1 - टी से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को, तो 11.429% जो बिफोर टैक्स आई है, टैक्स कितना है 50%, तो 1 - 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5714%। ठीक है। इसी तरह डिबेंचर इशू डेट डिस्काउंट निकालेंगे, इसमें भी सबसे पहले नेट प्रोसीड निकालेंगे। ऊपर हमने नेट प्रोसीड निकाली है, टोटल खर्चे जो 100 है जैसे, तो 100 में से खर्चे हमने निकाले थे कितने हैं 12.50, वो हटा देंगे। इसके अलावा डिस्काउंट भी हो गया, इसमें 10% डिस्काउंट भी इशू किए हैं, तो 10% 10 रुपये और हो जाएंगे, तो टोटल 22.50 हो जाएगा हमारा। तो 22.50 घटाने पे नेट प्रोसीड कितनी आएगी 77.50। 10 को 77.50, 10 मतलब इंटरेस्ट को 77.50 से हम डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो 12.903% आ गई। और आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो ये कितनी आएगी 6.452%। ठीक है। डिबेंचर इशू डेट प्रीमियम, जब हम प्रीमियम पे निकालते हैं तो फेस वैल्यू, इसमें नेट प्रोसीड निकालेंगे तो फेस वैल्यू 100 है, जब प्रीमियम में निकालेंगे तो हमें 10% प्रीमियम है, इसका 10% हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, तो इसमें 10 रुपये हम जोड़ देंगे, 100 का 10% 110 रुपये प्राप्त होंगे। इसमें से हम खर्चा घटा देंगे जो ऊपर निकाला है 12.50, तो नेट प्रोसीड पर डिबेंचर कितनी आ गई 97.50, और 10 को हम 97.50 इंटू 100 करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आ गई 10.256%, और आफ्टर टैक्स जो आएगी वो आएगी 5.128%। ठीक है। हम बाद में जो पढ़ेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो उस स्थिति में हम जो लेते हैं वो सारी चीज़ें आफ्टर टैक्स लेते हैं, तो वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या लेंगे आफ्टर टैक्स। ये तो था जब हमारे ऋणपत्र अशोधनीय हो, और अगर जब हमारे पास ऋणपत्र शोधनीय होते हैं, मतलब जिनका हमें निश्चित अवधि के बाद मैच्योरिटी पीरियड परिपक्वता अवधि के बाद जिसका हम शोधन कर देते हैं, जिनके हम भुगतान कर देते हैं, तो अगर ऐसी सूचना हमें क्वेश्चन में गिवन गया है कि सामान्यतः ऋणपत्र का शोधन किया जाएगा आफ्टर 10 साल बाद ही ऐसे, तो उस स्थिति में हम शोधनीय अगर हमारे डिबेंचर्स है तो उस स्थिति में हम जो है नेट प्रोसीड और जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी क्या लेते हैं एवरेज लेंगे। ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट के साथ अगर मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों में अंतर है, जनरली अंतर होता है क्योंकि नेट प्रोसीड में हमारे खर्चे भी माइनस हो जाते हैं, कई बार डिस्काउंट है तो वो भी माइनस हो जाता है, और मैच्योरिटी वैल्यू जब हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं वो प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, सममूल्य पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। मतलब डिबेंचर हो सकते हैं हमने पार पे इशू किए, उनका जो शोधन है हम डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन उसमें हमारे पास क्या है, तो जो भी मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड हम घटा देते हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल बाद हम उसका भुगतान करें उसको डिवाइड करके इंटू 100 करते हुए हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की वैल्यू निकालते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में एक तो इंटरेस्ट है ही, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड, मतलब अगर हमें भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है परिपक्वता अवधि पर, तो उसमें से नेट प्रोसीड और हमें कम प्राप्त हुई है तो उसका डिफरेंस जो है नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करते हैं वो भी इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं। अगर हमें भुगतान कम करना पड़ रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। तो माइनस अपने आप हो जाएगा अगर मैच्योरिटी वैल्यू जो है हमारी कम है और नेट प्रोसीड हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है सी डी, ठीक है, और सी डी इक्वल टू आर एम वी माइनस एन पी एन, और एम वी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू प्लस एन पी नेट प्रोसीड, इसका हम एवरेज लेते हैं इंटू 100। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आर 1 - टी, उसको टैक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इधर सी डी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, डेट कैपिटल, आर का मतलब जो इन्वॉल्व इंटरेस्ट है हमारा, एम बी मैच्योरिटी वैल्यू परिपक्वता पर जो देय राशि है जो भुगतान करनी है, एन पी जो शुद्ध राशि प्राप्त हो रही है ऋणों से या अन्य प्रकार के कोई भी बॉन्ड्स वगैरह उनसे, और एन का मतलब परिपक्वता अवधि मैच्योरिटी ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स के बाद वो डिबेंचर्स को मैच्योर करना है, 10 साल है या 15 साल है, और टी का मतलब रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम स्पष्ट करते हैं। BXL लिमिटेड 50 लाख रुपए के 500 रुपये वाले 15% ऋणपत्र निर्मित करने का विचार कर रही है। ऋणपत्र का शोधन 10 वर्ष पश्चात
सममूल्य पर किया जाएगा। शोधन किस पे होगा? सममूल्य पर। कंपनी को निर्गमन व्यय के रूप में प्रति ऋण पत्र 15 रुपये व्यय करना होगा। निगम कर की दर 50%। ऋण पत्रों की कर पश्चात लागत ज्ञात कीजिए। यदि ऋण पत्रों का जो निगम है सममूल्य, बट्टे और परवाजी पर किया जाता है, प्रीमियम पर किया जाता है। तो इसमें सब एक एक केस लेंगे। सबसे पहले अगर ऋण पत्रों का निगम सममूल्य पर किया जाता है तो उसमें जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की कितनी है? 500 रुपये, ठीक है। और इसमें समय खर्चा गिवन है क्वेश्चन में कि निगमन व्यय जो है इशू एक्सपेंसेस जो है डिबेंचर्स के, जिसमें सारे प्रिंटिंग चार्जेस और ब्रोकरेज सब शामिल होते हैं, 15 रुपये टोटली गिवन है। इसमें निकाल के गिवन है 15 रुपये। तो टोटल नेट प्रोफिट कितनी होगी? 485। और निर्गमन जो है वो किस पे किया हो रहा है? मैच्योरिटी वैल्यू पे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उनका शेयर्स डिबेंचर्स का जो वो है वो शोधन जो है 10 वर्ष पश्चात सममूल्य पर किया जाता है। तीनों केसेस में चाहे डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो सममूल्य पर हो, चाहे बट्टे पे हो, चाहे प्रवासी पर, निगमन हम किस पे कर रहे हैं? उसका जो हम शोधन किस पे कर रहे हैं? सममूल्य पर, ठीक है। तो इसमें CD निकालनी है आफ्टर टैक्स। तो R हमारी कितनी है? R 500 है। 500 रुपये का फेस वैल्यू है। 15% हमारा है डिबेंचर पर इंटरेस्ट। तो 500 का 15 कितना हो गया? 75, ठीक है। टैक्स रेट 50% गिवन है, 1 - 0.5 होगा। मेजोरिटी वैल्यू हमेशा जो डिबेंचर्स है वो निगमन किस में करने हैं? डिबेंचर जो हमें मैच्योर मतलब जिनका शोधन किस पे करना है उनको जो भुगतान करना है वो 500 पर। और मिलेंगे कितने? 485 हमने निकाले ही हैं, 485 नेट प्रोसीड। और डिवाइड बाय n, तो n कितना है? 10 वर्ष कि 10 वर्ष के बाद भुगतान किया जा रहा है, इंटू 100। तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा कितना रहेगा? 7.919% अगर हम सममूल्य पर करते हैं। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो फेस वैल्यू 500 हो गई और डिस्काउंट 5% कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। 500 का डिस्काउंट 5% 25 रुपये हो गया और इशू एक्सपेंसेस 15 है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 40 रुपये कम हो जाएंगे फेस वैल्यू में से, 460 रुपये प्राप्त होंगे। तो 75 रुपये तो इंटरेस्ट हो गया, 0.5 टैक्स रेट हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 500 ही है क्योंकि सममूल्य पर ही हमें शेयर्स डिबेंचर्स का भुगतान करना है। और प्रोसीड कितनी है? 460। और इनका एवरेज लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सबको 500 पर 460 दूर से, तो हमारा आ गया 8.646%। इसी प्रकार डिबेंचर इशू प्रीमियम के केस में 500 रुपये फेस वैल्यू है, प्रीमियम जोड़ देंगे 10%, 550 रुपये प्राप्त होंगे। उसमें से इशू एक्सपेंसेस घटा दिए, 15 तो 535 आया। तो वही 75 रुपये इंटरेस्ट है और 0.5 कॉपरेट है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1 - 0.5। फेस जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है जो हमें पेमेंट करनी है 535 में से घटा देंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कम है और इशू जो नेट प्रोसीड है वो ज़्यादा, इसलिए माइनस हो जाएगा। मतलब टैक्स में से जो किया, क्योंकि टैक्स तो हमारा आफ्टर टैक्स होता है, जो इंटरेस्ट होती है वो टैक्सेबल जो होती है टैक्स अमाउंट की आयकर की गणना करते समय घटाने योग्य खर्चा माना जाता है एक्सपेंसेस। तो इसलिए इंटरेस्ट में इसका हम आफ्टर टैक्स लिया है 75 को 1 - 0.5। मेरा इंटरेस्ट तो हमें 37.5 ही एक्चुअल में देना पड़ा क्योंकि 50% तो हमारा टैक्स कम हो जाता है। और जो मैच्योरिटी वैल्यू और जो उसमें डिफरेंस है इशू नेट प्रोसीड्स में, उसको हमने 10 से डिवाइड करके निकाला तो वो कितना है? -3 मतलब सब डिवाइड करने का 10 से कितना है? 3.5 माइनस में आया। ये तो घट जाएगा क्योंकि हमें कम भुगतान करना पड़ा है परिपक्वता पे, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में फिर उसका तो हम कॉस्ट निकाला तो कितना आ गया? 6.57%। तो इस प्रकार हम डिबेंचर जो शोधनीय और अशोधनीय दोनों केसेस में हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। अगर अशोधनीय है तो केवल रेट जो है इंटरेस्ट है उसको हम नेट प्रोसीड से डिवाइड करके इंटू 100 और आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं उसको। अगर अशोधनीय है तो उसमें हम मैच्योरिटी वैल्यू के आधार पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना करते हैं। थैंक यू।